इंडिया में एक कहावत है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन आज मैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो तीनों ने मिलकर काम बिगाड़ा नहीं बल्कि बनाया है, और वो भी 30 लाख रुपए से लेकर 14,000 करोड़ की कंपनी, यानी $2 बिलियन। तो कैसे तीन दोस्तों ने मिलकर इंडिया के अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करके बनाया इंडिया की ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी। तो मैं बात कर रहा हूँ अर्बन कंपनी की, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अर्बन कंपनी की शुरुआत हुई और क्या इनका बिजनेस मॉडल है, और साथ ही ऐसी क्या इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है जो सिर्फ 5 से 6 सालों में आज इनकी वैल्यू 14,000 करोड़ के भी पार है। तो इसकी शुरुआत अभिराज बहल, वरुण खेतान और राघव चंद्र, ये तीन दोस्तों ने मिलकर 2014 में किया था, जो कि IIT ग्रेजुएट थे। अभिराज बहल और वरुण खेतान US के एक कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी एंटरप्रेन्योर्स की तरह वे भी अपने जॉब से खुश नहीं थे और अपना खुद का बिजनेस करने के पर्पज़ से अपनी वेल पेइंग जॉब क्विट करके वापस इंडिया आते हैं और सिनेमा बॉक्स नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही इनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि जिन बिज़नेस पे वे काम कर रहे हैं वे स्केलेबल नहीं है, आगे उस कंपनी की कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। तो वो बिना देर किए ही इस कंपनी को बंद कर देते हैं, और ये दोनों एक और बंदा जिसका नाम राघव चंद्र था, जिनसे ये एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले होते हैं जो कि एक टेक्निकल बैकग्राउंड से होता है। तो ये तीनों मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम रखा जाता है अर्बन क्लैप, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी होती है। तो जब ये US से इंडिया आते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो होता है सर्विस मैन ढूंढना। एक बार इनको खुद को कारपेंटर की ज़रूरत होती है, जो कि बड़ी मुश्किल से इनको मिला होता है। उनके साथ भी इनका काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस होता है, और वहीं से इनको ये आइडिया आता है कि हमारे जैसे इंडिया में और भी बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स होती होगी, तो क्यों ना इसको ही सॉल्व किया जाए। और इसी माइंडसेट से ये अपनी कंपनी की शुरुआत करते हैं, और अपनी कंपनी बनाने के बाद इन्होंने एक के बाद एक अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स को, जैसे ब्यूटिशियन, कारपेंटर हो गया, रिपेयरर, वेडिंग प्लानर, इंटीरियर डिज़ाइनर और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने एप्लीकेशन में लिस्ट करना शुरू करते हैं। तो अभी तक ये बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे होते हैं और इस इंडस्ट्री में अकेले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ और भी कंपटीशन इनकी इंडस्ट्री में आने लगती है, जिसको देखते हुए शुरुआत में ये सभी जो मेजर सर्विसेज जहाँ से इनको ज़्यादा रेवेन्यू आ सके उन सारी ज़रूरतों पे काम कर रहे थे, जैसे ब्यूटिशियन, डिजाइनिंग, वेडिंग प्लानिंग और भी बहुत सारे थे। लेकिन मार्केट में कंपटीशन बढ़ने के बाद और कंपनीज इनकी जो निश थी उसमें से और सेपरेट निश में काम करने लगी, तो इन सर्विसेज में भी सेपरेटली रूप से काम करके फंडिंग लिए जा रही थी। तो इन्होंने अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाने के लिए और अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए इन्होंने भी फंडिंग उठानी शुरू करी, और एक के बाद एक लगातार फंडिंग उठाते रहे और अपनी एप्लीकेशन में और भी सर्विस प्रोवाइडर को लिस्ट किया और अपने बिजनेस को स्केल करना शुरू किया। ये जिस स्पीड से सर्विस प्रोवाइडर को लिस्ट करते थे उसी स्पीड से डीलिस्ट भी करते थे अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। तो बेसिकली बोला जाए कि इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। शुरुआत से ही क्वालिटी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, जो कि आगे चल के इनकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाने में काफ़ी मदद किया, और यही इनकी कंपनी की USP बनी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी क्या इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है जिसके वजह से आज इनकी मंथली एक्टिव यूज़र 6 लाख के भी ऊपर है। तो ये बिज़नेस लोगों के लिए उस टाइम थोड़ा नया था। इसके एक एडवर्टाइज में आपने देखा ही होगा कि कृति सेनन मोबाइल से ही घर में ब्यूटी सर्विसेज ले रही होती है, और जब ये एडवर्टाइज टेलीकास्ट हुआ तो लोगों को थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि वो सोचते थे जहाँ ब्यूटी पार्लर्स में जाकर भी ब्यूटी सर्विसेज थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो घर में आके सर्विस देने पर ये और कितना चार्ज करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अर्बन कंपनी की एप्लीकेशन ओपन करके देखी तो रिजनेबल प्राइस और शुरुआती कुछ ऑफर्स लगा के सैलून के प्राइस के लगभग आसपास वही प्राइस में लोगों को इनके एप्लीकेशन में मिलता था। इसलिए लोग भी अब इनकी ओर अट्रैक्ट होने लगे और इनकी सर्विसेज यूज़ करने लगे। लेकिन जब अलग अलग प्लेयर्स इनके डिफरेंट निश में घुस रहे थे तब ये फोकस कर रहे थे अपनी क्वालिटी पे, यानी शुरुआत से ही इनकी फोकस क्वालिटी पे रहा है, और इन्होंने और कस्टमर्स को अपने एप्लीकेशन की ओर अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइज़ करना शुरू किया, जिनसे इनका कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ा
और इनका फोकस शुरू से ही क्वालिटी में होने के कारण जो कस्टमर एक बार आता था वो रिपीट कस्टमर भी बनने लगा, यानी बार बार आने लगा। अब जानते हैं इनके मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में, जिसे इन्होंने टीवी और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चलाया था। पहला, टीवी कमर्शियल। इंडिया में आज भी टीवी एडवर्टाइजमेंट एक अच्छा एडवर्टाइज माना जाता है। हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इस मीडियम से काफ़ी अवेयरनेस फैलाया जा सकता है और ब्रांड बिल्डिंग में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इन्होंने क्या किया कि कृति सेनन, जो कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनके साथ एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाया जिसमें ये दिखाते हैं कि कैसे इनके एप्लीकेशन से ही घर से ही ब्यूटी सर्विसेज लिया जा सकता है, और वो भी इफ़ेक्टिव प्राइस में। इन्होंने इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए गूगल और फेसबुक में भी अपना एडवर्टाइज कैंपेन रन किया, जहां इंडियन ऑडियंस को बड़ी मात्रा में टारगेट किया। लेकिन आज ये इंडिया के अलावा और भी बाकी फॉरेन सिटीज़ में भी अपना ऑपरेशन रन कर रहे हैं। ऑडियंस किसी भी ब्रांड को देखने के बजाय ये देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि और कितने लोग इन सर्विसेज या ब्रांड को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर जैसे शिल्पा शेट्टी, गौहर खान ब्यूटी के लिए और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे जिनके साथ इन्होंने डील साइन करी, और ये जो इनकी स्ट्रैटेजी रही इनको बहुत सारे कस्टमर एक्वायर करने में हेल्प किया, यानी ज़्यादा मात्रा में अब कस्टमर्स इनके एप्लीकेशन में आने लगे और कन्वर्ट होने लगे। चौथा, ईमेल एंड एसएमएस मार्केटिंग। जो कस्टमर एक बार इनकी सर्विसेज यूज़ कर रहा था, उनको अपना रिटेन कस्टमर बनाने के लिए इन्होंने सहारा लिया ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग का, जो कि कस्टमर को रिटेन करने में सबसे इफ़ेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक माना जाता है। इन सब मार्केटिंग कैंपेन्स के अलावा भी इन्होंने अपने एसईओ पे काफ़ी ध्यान दिया, जिनसे इनके एप्लीकेशन में ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आता था, जो कि इनका एक प्लस पॉइंट रहा है। और ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपना एडवर्टाइज कैंपेन रन करते थे, जैसे अगर वेस्ट बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी और साउथ इंडिया में साउथ इंडियन लैंग्वेज, ऐसे अलग अलग रीजन को सेपरेट रूप से टारगेट करते थे। तो अब बात करते हैं इनकी कोविड स्ट्रैटेजी की। तो कोविड में ये अपने कंपनी के लोगों में थोड़ा गैप दिखाकर सोशल डिस्टेंसिंग की इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए मार्केटिंग किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। तो ये 3 तरीक़ों से पैसे कमाती है। पहला, कमीशन से, यानी जो भी सर्विस प्रोवाइडर इनकी एप्लीकेशन में लिस्ट होता है, अगर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर को जो भी चार्जेस लेता है, उनका ये 10 से 30% तक भी अपना कमीशन लेते हैं, यानी अलग अलग सर्विसेज पर अलग अलग इनका सर्विस चार्जेस होता है। दूसरा, अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को इनके एप्लीकेशन में फर्स्ट या फ्रंट में दिखना होता है ताकि उनको ज़्यादा ऑर्डर मिल सके, इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर को इन्हें पे करना होता है। तीसरा, अगर कोई दूसरी कंपनी इनके वेबसाइट में या एप्लीकेशन में अपना एडवर्टाइज रन करना चाहती है, तो उनके लिए इन्हें पे करना पड़ता है। तो बेसिकली बोला जाए कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो एग्रीगेटर बिज़नेस मॉडल है। जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट गुड्स के लिए एग्रीगेटर है, यानी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में आप कुछ सामान खरीद सकते हैं ऑनलाइन, तो इनके वेबसाइट में या एप्लीकेशन में आप सर्विस खरीद सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो आज के डेट में इनके एप्लीकेशन में बोला जाए तो 20,000 प्लस ऐसे सर्विस प्रोवाइडर लिस्टेड है, और इनका मंथली यूज़र बेस 6 लाख एक्टिव यूज़र पर मंथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही वीडियो का कौन सा बेस्ट पार्ट लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।